नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, चालू खाता घाटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. चालू खाता केवल वस्तुओं और सेवाओं में निर्यात और आयात का रिकॉर्ड रखता है। 2. चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी एनएफसी तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. एनएफसी विद्युत चुंबकीय रेडियो फील्ड के माध्यम से डेटा प्रसारित करता है। 2. डेटा ट्रांसफर होने के लिए एनएफसी एबल डिवाइस का या तो आपस में भौतिक रूप से जुड़ा होना या एक दूसरे से कुछ सेंटीमीटर के भीतर होना जरूरी है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक को ट्रैक करता है? 1. कार्बन मोनोऑक्साइड, 2. सल्फर डाइऑक्साइड, 3. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 4. एरोसोल्स। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा देश हंगरी के साथ सीमा साझा करता है? 1. पोलैंड, 2. ऑस्ट्रिया, 3. बुल्गारिया, 4. बेलारूस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। 2. स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा की गई थी। 2. यह पैनल हर कुछ वर्षों में स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान करके मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, उपन्यास द हंचबैक ऑफ नोट्रे डैम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही जवाब था विक्टर ह्यूगो। अगला प्रश्न था, स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं को ऋण की सुविधा प्रदान करता है। 2. ऋण राशि 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। 3. इस योजना को हाल ही में 6 साल पूरे हुए हैं। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक निकाय है। 2. इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अंतिम प्रश्न था, दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 को बदलने का प्रयास करता है। 2. यह पुलिस और जेल अधिकारियों को कानूनी रूप से दोषियों के रेटिना और आइरिस स्कैन को एकत्र, संग्रहित और विश्लेषण करने की अनुमति देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों, 1 और 2। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय समुद्री दिवस मुंबई से लंदन के लिए भारतीय फ्लैग मर्चेंट पोत SS लॉयल्टी की पहली यात्रा की याद में मनाया जाता है। 2. सभी मेजर और माइनर पोर्ट संघ सूची का हिस्सा हैं। 3. सभी मेजर बंदरगाह भारत सरकार द्वारा नियुक्त न्यासी बोर्ड द्वारा शासित होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी 5 अप्रैल के मौके पर भारत के गौरवशाली समुद्री इतिहास को याद किया। 5 अप्रैल 1919 को मुंबई से लंदन तक यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय फ्लैग मर्चेंट पोत SS लॉयल्टी की पहली यात्रा के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। अतः पहला कथन सही है। भारत में बंदरगाहों को मेजर और माइनर बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मेजर बंदरगाहों का स्वामित्व और प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
और माइनर यानी छोटे बंदरगाहों का स्वामित्व और प्रबंधन राज्य सरकारों के पास होता है। अतः कथन 2 गलत है। प्रत्येक मेजर बंदरगाह भारत सरकार द्वारा नियुक्त न्यासी बोर्ड द्वारा शासित होता है। उनके कार्यों में बंदरगाहों की योजना, प्रबंधन और संचालन शामिल है। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हमारे वीडियोस अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही अपना यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया को गौ मांस सहित कुछ कृषि उत्पादों के निर्यात के मौके मिल सकेंगे। 2. दोनों देशों पेटेंट प्राप्त जेनेरिक और बायोसिमिलर दवाओं की मंजूरी में तेजी लाने के लिए सहमत हुए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ECTA पर दस्तखत किए। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया को मौका मिलेगा कि वह आलू, मसूर जैसे कृषि उत्पादों और मांस उत्पादों का निर्यात कर सकें। हालांकि इसमें गौ मांस शामिल नहीं है, इसलिए पहला कथन गलत है। समझौते के तहत दोनों देश पेटेंट प्राप्त जेनेरिक और बायोसिमिलर दवाओं की मंजूरी में तेजी लाने के लिए सहमत हुए हैं, इसलिए दूसरा कथन सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस मिसाइल को भारत ने जर्मनी और रूस के साथ मिलकर विकसित किया है। 2. यह एक द्विचरणीय और बहुमंचीय यानी मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस पर भारत की डील कुछ आगे बढ़ी है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का संयुक्त प्रयास है। जर्मनी की इसमें भूमिका नहीं है, इसलिए पहला कथन गलत है। इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह एक द्विचरणीय मिसाइल है जिसके पहले चरण में ठोस प्रणोदक यानी सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन, जबकि दूसरे चरण में रैमजेट होता है। इस मिसाइल को भूमि, वायु और समुद्र तीनों से लॉन्च किया जा सकता है, इसलिए दूसरा कथन सही है। इस मिसाइल की सटीकता काफी ज्यादा है और यह दिन और रात दोनों समय काम कर सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के परिवारों में निर्वसीयत यानी इंटीस्टेट और अनभिप्रेत यानी अनविल्ड उत्तराधिकार के संबंध में कानून को संहिताबद्ध यानी कोडिफाई करता है। 2. यह अधिनियम वंशागति यानी इनहेरिटेंस और उत्तराधिकार के संबंध में एक समान व्यवस्था को एक कानून के दायरे में लाता है। 3. इसके कुछ प्रावधानों में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 के जरिए संशोधन किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी तीनों कथन सही हैं। हाल ही में लैंगिक असमानता के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम एक संसदीय कानून है जो हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के परिवारों में निर्वसीयत उत्तराधिकार से जुड़े कानूनों को संशोधित और उन्हें कोडिफाई करता है। लिहाजा पहला कथन सही है। यह कानून मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों के अलावा सभी पर लागू होता है। यह कानून आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि को मानने वाले लोगों और बौद्ध, सिख और जैन धर्म के अनुयायियों को हिंदू ही मानता है। यह अधिनियम वंशागति यानी इनहेरिटेंस और उत्तराधिकार के संबंध में एक समान व्यवस्था को एक कानून के दायरे में लाता है, इसलिए दूसरा कथन सही है। इसके कुछ प्रावधानों में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 के जरिए संशोधन किया गया था। इस संशोधन के जरिए महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव को कम करने की कोशिश की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 10 मई, 14 अप्रैल या फिर 5 जून?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 7 अप्रैल। WHO के मुताबिक लगभग 99% आबादी प्रदूषित हवा के साथ जी रही है। लगभग हर जगह WHO द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता सीमा का उल्लंघन हो रहा है। यह खुलासा 2022 के लिए वायु गुणवत्ता डेटाबेस के जरिए हुआ है। ये सभी बातें हर साल 7 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व स्वास्थ्य दिवस से पहले सामने आई हैं। इस साल के लिए इस दिवस की थीम आवर प्लेनेट आवर हेल्थ रखी गई है। आपको बता दें कि 7 अप्रैल को ही 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 7 अप्रैल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है? भारत, चीन, सिंगापुर या फिर बांग्लादेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने एशिया के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की निर्माण प्रगति का निरीक्षण किया। बता दें कि यह प्लांट भारत में ही यमुना एक्शन प्लान 3 के तहत बनाया जा रहा है। ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली के ओखला में बन रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है, रेन के आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डिजिटल इंडिया, बैंक सुधार, आपराधिक न्याय प्रणाली या फिर भारत में जनजाति? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत में जनजाति। संसद की एक स्थायी समिति ने गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु जनजातियों, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों से संबंधित विकास कार्यक्रम के कामकाज की आलोचना की है। वर्ष 2006 में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों यानी NCDNT के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता बालकृष्ण रेनके द्वारा की गई और जून 2008 में रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। इसलिए विकल्प डी सही है। इसने 2001 की जनगणना के आधार पर विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों की आबादी लगभग 10.74 करोड़ होने का अनुमान लगाया था। हालांकि राज्यवार सूची तैयार करने के लिए फरवरी 2014 में एक नए आयोग का गठन किया गया। इसने 8 फरवरी 2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 1262 समुदायों की विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के रूप में पहचान की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी भारत में जनजाति। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। 2. इनके आदेश कानूनी रूप से बाध्य हैं और इसे अदालत के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2, यानी पहला कथन सही है। हाल ही में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की अपनी 2 दिवसीय यात्रा समाप्त की, इसलिए यह आयोग चर्चा में है। दरअसल परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है सीमा निर्धारण। किसी विधायी निकाय वाले देश या प्रांत में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया ही परिसीमन कहलाती है। भारत में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, 1952, 1963, 1973 और 2002 में। इसलिए पहला कथन सही है। भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति निकाय है जिसके आदेश कानूनी रूप से बाध्य होते हैं और इसे किसी भी अदालत के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न है, केरल की सिल्वर लाइन परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी परिचालन गति लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 2. यह सतत विकास लक्ष्य 13 को हासिल करने में मदद करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। केरल राज्य में सरकार की प्रस्तावित हाई स्पीड के रेल या सिल्वर लाइन परियोजना को लेकर विरोध जारी है। 529.45 किलोमीटर का यह सिल्वर लाइन कॉरिडोर कासरगोड और तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है। इसकी परिचालन गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए पहला कथन सही है। इससे वर्तमान में 10 से 12 घंटों की तुलना में अब 4 घंटे से भी कम समय लगेगा। मध्यवर्ती स्टेशनों में कोल्लम, चेंगनूर, कोट्टायम, एर्नाकुलम, कोच्चि हवाई अड्डा, त्रिशूर, तिरूर, कोझिकोड और कन्नूर शामिल है। इसके संचालन में जीवाश्म ईंधन का उपयोग ना के बराबर होगा। बता दें कि यह 100% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है।
यह सतत विकास लक्ष्य 13 क्लाइमेट एक्शन को प्राप्त करने में मदद करेगा, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर फिर से चर्चा में है। सतलुज नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में सबसे लंबी है। 2, यह नदी दक्षिण पश्चिम हिमाचल प्रदेश से निकलती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हरियाणा विधानसभा ने सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर को पूरा करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। सतलुज नदी सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में सबसे लंबी है, इसलिए कथन 1 सही है। यह हिमालय के उत्तरी ढलान पर दक्षिण पश्चिमी तिब्बत में लांगा झील से निकलती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यह भारत में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश कर पंजाब के मैदान से होते हुए बहती है। एक बार पूरा हो जाने के बाद SYL नहर दोनों राज्यों के बीच रावी और ब्यास नदियों के पानी को साझा करने में सक्षम होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अंतिम प्रश्न है, निपाह वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह रोग पट्रोपस जीनस के फ्रूट बैट या फ्लाइंग फॉक्स के माध्यम से फैलता है। 2, हालांकि इसका प्रसार SARS-CoV-2 की तुलना में बहुत धीमा है, लेकिन मृत्यु दर अधिक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में पुणे के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च पब्लिश की है। इसके मुताबिक 6 राज्यों के चमगादड़ों में निपाह वायरस संक्रमण यानी NIV के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है। संक्रमण की चपेट में आने के बाद यह एंटीबॉडी विकसित होती है। निपाह वायरस यानी NIV महामारी की संभावना को बढ़ा सकता है। हालांकि इसका प्रसार SARS-CoV-2 की तुलना में बहुत धीमा है, लेकिन इसमें मृत्यु दर अधिक है, इसलिए कथन 2 भी सही है। यह रोग पट्रोपस जीनस के फ्रूट बैट या फ्लाइंग फॉक्स के माध्यम से फैलता है, इसलिए कथन 1 सही है। यह मलेशिया, बांग्लादेश और भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में प्रकोप का कारण बनता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह पोर्टल लोगों को एक सिंगल पॉइंट फैसिलिटी देता है जहां अनुमति, पंजीकरण और लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। 2, यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सेवाएं मुहैया करेगा। 3, यह पोर्टल निजी सैटेलाइट टीवी चैनल, कम्युनिटी और प्राइवेट रेडियो चैनल सहित सभी हितधारकों को सेवाएं देता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर उपर्युक्त सभी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।